मतलब साफ है कि अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि खुद यूनाइटेड नेशंस के शीर्ष अधिकारी भी मानने लगे हैं कि अगर दुनिया को निष्पक्ष बनाना है तो भारत को वीटो पावर मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, जब बात आई भारत को स्थायी सीट देने की तो पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद जगी। लेकिन कहते हैं ना, किसी की तरक्की हमेशा किसी और को चुभ जाती है। इस बार वह था तुर्की। भारत की बढ़ती ताकत देखकर तुर्की का चेहरा उतर गया। सीधा विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई तो चालाकी यह है कि यूनाइटेड नेशंस के मंच से कश्मीर का मुद्दा फिर से उठा दिया। सोचिए, पिछले साल तो इर्दगान चुप थे, लेकिन इस बार अचानक पाकिस्तान को खुश करने के लिए वही पुराना कार्ड खेल दिया। अब सवाल यह है, तुर्की को भारत की ताकत से इतनी दिक्कत क्यों है? क्या सिर्फ कश्मीर का बहाना है या इसके पीछे कोई और बड़ा डर छुपा है? दोस्तों, यूएन में भारत को स्थायी सीट दिलाने की बात हो रही थी। माहौल गर्म था, सब गंभीर चर्चा कर रहे थे। तभी तुर्की के प्रतिनिधि खड़े हुए और शुरू हो गई वही पुरानी कासेट। कहने लगे, भारत अल्पसंख्यकों पर जुल्म करता है, भारत अपने पड़ोसियों से झगड़ा करता है, भारत अमेरिका यूरोप की बात नहीं मानता। अब जरा सोचिए, क्या यह बातें वाकई कोई गंभीर मुद्दा थी या सिर्फ भारत को रोकने की चाल? असलियत यही है कि तुर्की को भारत की बढ़ती ताकत हजम ही नहीं हो रही। इसलिए पाकिस्तान को खुश करने के लिए कश्मीर का राग अलापने लगा। लेकिन शायद तुर्की ये भूल रहा था कि आज का भारत किसी के आरोप चुपचाप सुनने वाला नहीं है। अब जवाब आता है और ऐसा आता है कि सामने वाले की कुर्सी हिल जाती है। असली मजा तो तब आया जब जयशंकर खड़े हुए, उन्होंने माइक उठाया और बिना घुमाए फिराए सीधा वार किया। सबसे पहले बोले, जो मुल्क खुद आतंकियों को पालता पोसता है उसे दूसरों को इंसानियत का लेक्चर देने का कोई हक नहीं। यह सुनते ही पूरा हॉल शांत तुर्की का दोहरा चेहरा सबके सामने खुल गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जयशंकर ने दूसरा वार और भी घातक किया। उन्होंने तुर्की को याद दिलाया महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की हालत। कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने की से पहले अपने घर पर नजर डालो। अब सोचिए दोस्तों, यह तो वही बात हो गई, अपने घर की खिड़की टूटी हो और दूसरों की दीवार पर ताने कसो। और फिर जयशंकर ने वह लाइन बोली जिसने पूरा हॉल सन कर दिया। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा, अर्मेनियाई, ग्रीक और ईसाई समुदायों के साथ तुर्की ने क्या किया था, दुनिया भूली नहीं है। बस इतना सुनते ही तो तुर्की की हवा निकल गई। जयशंकर ने न सिर्फ तुर्की को आईना दिखाया बल्कि बाकी देशों को भी साफ संदेश दिया कि भारत अब हर मंच पर अपने दम पर खड़ा है। आखिर में उन्होंने तुर्की के प्रतिनिधि को ऐसा सबक दिया जो हमेशा याद रहेगा। बोले, आपका काम अपने देश की परेशानियां उठाना है, दूसरों पर कीचड़ फेंकना नहीं। यानी साफ संदेश, नया भारत किसी की बकवास चुपचाप सुनने वाला नहीं है। अब हम बचाव में नहीं बल्कि सीधा पलटवार करते हैं। यही है आज की भारतीय कूटनीति, तेज, धारदार और निडर। जयशंकर के इस जवाब ने दुनिया को बता दिया कि अब भारत को हल्के में लेना नामुमकिन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा न्यूयॉर्क का हाल सुनिए। यहां दुनिया भर के नेता जुटे हैं और जयशंकर सिर्फ मंच पर भाषण देने नहीं बल्कि एक तरह की कूटनीतिक मैराथन दौड़ रहे हैं। सिर्फ शुरुआती 2 दिनों में ही उन्होंने 12 देशों के विदेश मंत्रियों से 1-on-1 मीटिंग्स कर ली। अमेरिका, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, श्रीलंका, मालदीव, हर देश से सीधी बातचीत। यानी एक तरफ दुश्मनों को करारा जवाब और दूसरी तरफ दोस्तों का दायरा मजबूत करना। यही है नया भारत जो अब ग्लोबल स्टेज पर सिर्फ सुनने नहीं बल्कि दिशा तय करने निकला। इतना ही नहीं, जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन और ग्लोबल साउथ के 25 से ज्यादा देशों के साथ 2 बड़ी ग्रुप मीटिंग्स भी कर डाली। और यह तो बस ट्रेलर है। आने वाले दिनों में यह गिनती 30 से ऊपर जाने वाली है। यानी दुनिया में भारत की पकड़ का सबसे बड़ा सबूत। लेकिन जैसे ही माहौल भारत के हक में जाता दिखा, तभी वह खबर आई जिसने सबको चौंका दिया।
पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आया। यूएन में फिर से कश्मीर का राग छेड़ दिया। पर इस बार ट्विस्ट यह था कि पाकिस्तान अकेला नहीं था, उसके साथ खड़ा था वही देश जिसे भारत हमेशा अपना दोस्त मानता आया है, सऊदी अरब। दरअसल पाकिस्तान ने ओआईसी यानी इस्लामिक देशों के संगठन के अंदर कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर की मीटिंग बुलाई। इस ग्रुप में पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, नाइजर और सऊदी अरब शामिल हैं और इन पांचों ने मिलकर एक प्रस्ताव पास कर दिया जिसमें कश्मीर में मानवाधिकारों की बात करके भारत को ही घेरने की कोशिश की गई। अब तुर्की और अजरबैजान का पाकिस्तान प्रेम तो दुनिया जानती है, लेकिन इस ग्रुप में सऊदी अरब का नाम देखना भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं था। दोस्तों याद कीजिए, साल 2023 जब भारत ने जीबी समिट होस्ट किया था, उसी मंच पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा था कि भारत को यूएनएससीसी में स्थायी सीट मिलना गर्व की बात होगी। यहां तक कि उन्होंने वह मशहूर लाइन भी दोहराई थी, दुनिया सिर्फ 5 देशों से कहीं बड़ी है। लेकिन आज जब तुर्की के यूएन प्रतिनिधि का रुख देखते हैं तो तस्वीर उल्टी नजर आती है। सामने से दोस्ती और पीछे से पूरा विरोध। असल में तुर्की यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस नाम के उस ग्रुप का हिस्सा है जो शुरू से भारत की स्थायी सदस्यता रोकने में लगा हुआ है। तो साफ है, एर्दोगान का वह बयान सिर्फ कूटनीतिक मिठास था। हकीकत में तुर्की आज भी भारत के रास्ते में रोड़े अटका रहा है। अब जरा फोकस करते हैं भारत और अमेरिका पर। इस वक्त भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अमेरिका में हैं और वहां ट्रेड डील पर जोरदार बातचीत चल रही है। खबरें कहती हैं कि इन मुलाकातों ने व्हाइट हाउस तक हलचल मचा दी है। अमेरिका को पीयूष गोयल की बातचीत इतनी दमदार लगी कि अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने के सिग्नल मिलने लगे हैं। रिपोर्ट्स माने तो इस साल के अंत तक होने वाली क्वाड समिट में ट्रंप भारत की जमीन पर उतर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन न्यूयॉर्क में जयशंकर और अमेरिकी अधिकारियों की लगातार बैठकों से यह साफ है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या वाकई ये मुलाकातें भारत अमेरिका रिश्तों में नया अध्याय लिखने वाली हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हां, अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय श्री राम। भारत को अब किसी समिति या अध्ययन की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत को उसका हक तुरंत दिया जाना चाहिए। इस पर पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी और अमेरिका को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है। इस सारे घटनाक्रम के बीच भारत ने अपनी दूसरी चाल चल दी। उसने अफ्रीकी यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए खुलकर समर्थन कर दिया। इससे अफ्रीकी देशों ने भारत को और भी मजबूत समर्थन देना शुरू कर दिया और यह गठबंधन अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे, व्हाइट हाउस के भीतर यह चर्चा होने लगी कि क्या भारत के साथ टकराव जारी रखा जाए या फिर मजबूरी में झुककर भारत के साथ तालमेल बनाया जाए। लेकिन जैसे ही यह खबर मीडिया तक पहुंची कि अमेरिका भारत को रोकने के लिए नए नए बहाने बना रहा है, अमेरिकी जनता के बीच भी यह सवाल उठने लगा कि आखिर क्यों अमेरिका एक लोकतांत्रिक और तेजी से उभरते देश को रोकना चाहता है, जबकि चीन जैसे तानाशाही शासन वाले देश को वह बार बार सहारा देता है। यह सवाल अमेरिकी राजनीति के लिए भी एक नया संकट बन गया। भारत की मीडिया में यह खबर ऐसे चली जैसे देश ने आधा युद्ध जीत लिया हो और सोशल मीडिया पर हर जगह जयशंकर के भाषण की क्लिप वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत को रोका गया तो यह संगठन अपनी विश्वसनीयता खो देगा। यह क्लिप इतनी ताकतवर साबित हुई कि दुनिया भर में भारत की छवि एक ऐसे देश की बनी जो सच बोलने से पीछे नहीं हटता। अब हालात यहां तक पहुंच गए थे कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को खुद सामने आकर बयान देना पड़ा कि भारत की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यह मुद्दा जल्द ही अंतिम रूप लेगा। यह सुनकर पाकिस्तान और चीन की बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि अब बाजी हाथ से निकल चुकी है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने भारत को रोकने के लिए
आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की और अचानक भारतीय आईटी कंपनियों पर नए टैक्स लगाए। लेकिन भारत ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका से आने वाले कई सामानों पर भारी शुल्क बढ़ा दिया और यह संदेश दिया कि अब भारत किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में असली टकराव अमेरिका और भारत के बीच ही होने वाला है और अगर भारत यह जंग जीत गया तो इतिहास में पहली बार एशिया का कोई देश इस मंच पर पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देकर अपना हक हासिल करेगा। और यही वह सस्पेंस है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। न्यूयॉर्क की उस रात को याद कीजिए जब जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर तुर्की और पाकिस्तान को आईना दिखाने के बाद जैसे ही हॉल से बाहर कदम रखा, पूरी दुनिया के पत्रकार उनके पीछे भाग पड़े। कैमरों की चमकती फ्लैशलाइट्स और माइक की बरसात के बीच एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या भारत ने आज इतिहास रच दिया है। लेकिन असली कहानी उस हॉल से बाहर नहीं बल्कि बंद कमरों के अंदर लिखी जा रही थी, जहां अमेरिका, चीन और उनके सहयोगी देश भारत की इस बढ़ती ताकत से बुरी तरह घबराए हुए थे। वॉशिंगटन में CIA की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स में यह साफ कहा गया कि अगर भारत अगले कुछ महीनों में स्थायी सदस्यता हासिल कर लेता है तो यह पूरी विश्व व्यवस्था का संतुलन बदल देगा और अमेरिका के लिए अब एक तरफा फैसले लेना नामुमकिन हो आएगा।